हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। देखो, हमने 6th क्लास में भी यही चैप्टर पढ़ा था, तंतु से वस्त्र तक। इस बार भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्लास 3rd चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। आप सभी को पता है कि हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारी 3 बेसिक नीड्स? सबसे पहले हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हमें कपड़े की ज़रूरत होती है और हमें रहने की जगह की ज़रूरत होती है। ये 3 मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना वो नहीं रह सकता। तो हम यहाँ पर तीसरी बेसिक नीड की बात करेंगे, जो है वस्त्र यानी कपड़े। कपड़े की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कपड़ा बनता है, ये सब हम इस जो हमारी वीडियो है इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। देखो, कपड़े किस किस प्रकार के होते हैं। हम अपने जब भी बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमें कपड़े दिखाता है, पूछता है कि आपको किस टाइप का कपड़ा चाहिए। आपको सूती चाहिए, आपको वूलन में चाहिए, या सिल्क चाहिए, या नायलॉन चाहिए, या पॉलिस्टर चाहिए, आपको किस टाइप का कपड़ा चाहिए। फिर हम उसे बताते हैं कि हमें इस टाइप का कपड़ा चाहिए। तो यानी कि कपड़े की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से आते हैं। 2 टाइप के जो कपड़ा है वो किससे बनता है, इसका जो हमारे चैप्टर का नेम है वही नेम क्या है, तंतु से वस्त्र तक। तो यानी कि पहले तंतु है, उसकी जो पहली प्रोसेसिंग होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, तंतु से होती है। फिर और लास्ट में क्या बनता है, वस्त्र बनता है। अब तंतु जो हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारे पास रेशे। 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशे, एक होता है संश्लिष्ट रेशे। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो रेशे हैं जो पौधों से मिलेंगे या फिर जंतुओं से मिलेंगे। तो पौधों से मिलने वाले कौन कौन से हैं, जैसे रुई हो गया, जूट हो गया, ये पौधों से मिलने वाले रेशे हैं और इन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाते हैं। और जो जांतव हैं यानी जो जंतुओं से मिलने वाले रेशे हैं वो कौन कौन से हैं, ऊन है, रेशम है। ऊन किससे मिलेगा, यौक हो गया, भेड़, बकरी, ऊंट, इनसे ऊन मिल जाता है। और रेशम किससे मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। तो ये सारे प्राकृतिक रेशे में आते हैं, क्योंकि ये या तो हमें पौधों से मिलते हैं या फिर हमें जंतुओं से मिलते हैं। दूसरे कौन से हो गए, संश्लिष्ट रेशे। संश्लिष्ट रेशों को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। कृत्रिम मीन्स जो मैन मेड होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिले, जो कि रासायनिक क्रियाएं करके हमें मिले होते हैं, जो जिन्हें हम रासायनिक क्रियाएं करके प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, संश्लिष्ट रेशे। उसके एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वर्णात्मक प्रजनन की। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, यानी कि देखो, जैसे मानव होता है, हम लोग हैं, तो मानव जितने भी मनुष्य हैं सबका रूप रंग भी अलग होता है। साथ में उनकी हम अलग अलग पहचान सकते हैं, उनके रूप रंग अलग है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। इसी तरह से जो भेड़ बकरी हैं उनके अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हम भेड़ों की बात करें तो कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जिनके बाल मुलायम होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मोटे होंगे, कुछ के पतले बाल होंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो भेड़ें हैं या जो भी जानवर हैं उनकी अलग अलग विशेषता होती है। अगर हम चाहते हैं कि एक अगर पर्टिकुलर अच्छी नस्ल की कोई भी भेड़ है तो उसी के जैसे आगे उसके जो जितने भी उसके बच्चे होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हम यही चाहेंगे ना कि उनके अंदर वही गुण आए जो उस भेड़ में है पर्टिकुलर में। तो विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करनी है तो उसके लिए अगर उनके जनकों का चयन करने की जो प्रक्रिया है कि उनके जनक ये वाले होने चाहिए ताकि बच्चों में ये वाले पर्टिकुलर गुण आ जाएं, तो उस टाइप की प्रक्रिया को बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। यहाँ पर हमें देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, यौक है, बकरी है और इधर से ऊँट है। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, ये जांतव तंतु मिलते हैं। तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम करते हैं रेशम। इस वीडियो में हम रेशम की खेती कैसे की जाती है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेशम है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, रेशम क्या है, एक जांतव तंतु है।
तो जांतव तंतु कौन सा हुआ? प्राकृतिक। तो ये एक तरह का प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक में इसकी आगे कहाँ किस उसमें चला गया? ये जंतुओं में चला गया, तो जांतव तंतु है। इसका जो रेशम हमें मिलता है जिसे हम सिल्क कहते हैं, ये बहुत कोमल होता है और लस्ट्रस होता है, इसके अंदर चमकीलापन होता है। और रेशम की जो विधि से रेशम बनाने की जो विधि थी रेशम के कीड़े से, ये पहले 6000 साल पुराना इसका इतिहास है। और इसको सबसे पहले चाइनीज़ लोगों ने स्टार्ट किया था इस विधि को। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वहाँ से रेशम निकालने की जो विधि थी। और रेशम की खेती करने का जो प्रोसेस है इसको सीरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि रेशम के कीड़े से हमें रेशम किस तरह से प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो मादा रेशम का कीट है वो एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। फिर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है, थोड़ा सा गर्म तापमान होता है जहाँ से लार्वा निकल के आए, उस तापमान में उसको रखा जाता है। देखो ऊपर फोटो है, इस फोटो के अंदर क्या है? ये कीड़े हैं, ये हैं रेशम के कीड़े। और नीचे जो पत्ते हैं ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है मलबेरी के पत्ते होते हैं। उसके बाद जो लार्वा है उसको शहतूत की पत्तियों के साथ क्या करते हैं, हमने रख दिया जैसे हमने अभी अभी फ़ोटो में देखा था, और बांस की ट्रे में रख दिया जाता है। जो रेशम का कीड़ा है पहले छोटे आकार का होता है, फिर वो पत्ते खाता है, पत्ते खा के उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है 25 से 30 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद वो खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोकून कैसे बनता है? जैसे जो रेशम का कीड़ा है उसके मुंह से लार निकलती है। वो जो लार है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। वो जो प्रोटीन है वो हवा के संपर्क में जैसे ही आता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो जो रेशम का कीड़ा है उसको अपने चारों तरफ लपेट लेता है, उसके चारों तरफ अब वो पूरी तरह से लिपट गया और कोकून बन जाता है, वो हार्ड हो जाता है। तो ये उसके बाद कि जो रेशम का कीड़ा है वो 15-20 दिन तक आराम से आराम करता है, सो जाता है। इतना प्रोसेसिंग हो गया। फिर फिर क्या होगा? अब व्यस्क ना बने वो, अगर वो व्यस्क बन गया उसके बाद तो वो दोबारा से जो साइकिल है, फिर व्यस्क हो गया तो वो मादा व्यस्क है तो क्या हो जाएगा? वो दोबारा से अंडे देगी, फिर वही प्रोसेस दोबारा से चलेगा। तो व्यस्क होने से पहले ही कोकून को क्या कर दिया जाता है? या तो धूप में उसको सुखा देते हैं या फिर पानी में उसको उबाला जाता है। तो जिसकी वजह से जो व्यस्क होने से पहले ही जो लार्वा है वो उसमें से मर जाता है और रेशम के वो जो कोकून है वहाँ से क्या मिल जाता है? हमें रेशम के तंतु मिल जाते हैं। फिर वो जो तंतु हैं, तंतु को जोड़ जोड़ के हम धागा बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को, रेशम के धागे बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है? रीलिंग बोला जाता है। अब जैसे हम ये मैंने एक बनाया हुआ है, इसका साइकिल किस टाइप से साइकिल है वो पढ़ते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या किया? अंडे दिए। सबसे पहले अंडे दिए, जो रेशम का कीट है ये अंडे हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद कैटरपिलर बना, इससे बड़ा होके कैटरपिलर बना। फिर कैटरपिलर बनने के बाद इसने क्या किया? पत्ते वगैरह खाते हैं तो ये साइज़ देखो पहले छोटा था कैटरपिलर का, फिर ये साइज़ बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद 25-30 दिन तक उसने खाया पिया आराम से, फिर उसके बाद कोकून में कन्वर्ट हो गया। इसके मुंह से जो लार निकली वो क्या हो गया? हार्ड होती चली गई तो उसके चारों तरफ लिपट गई। फिर अगर ये व्यस्क बन गया तो देखो ये बन गया व्यस्क। ठीक है, व्यस्क बन गया तो फिर वापस से अंडे दे देगा, फिर कैटरपिलर, बड़ा कैटरपिलर, कोकून, फिर ऐसे ऐसे बनती रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको व्यस्क बनने ही नहीं देते, कोकून लेते हैं, कोकून को ही पहले उबाल देते हैं। और उबालने के बाद या धूप में रखने के बाद उसके अंदर का जो लार्वा है वो व्यस्क होने से पहले ही मर जाता है, जिसकी वजह से फिर जो रेशम के तंतु हमें मिल जाते हैं। फिर वो जो तंतु हैं उन्हें जोड़ जोड़ के धागा बन जाता है, फिर धागे से हम इसको वस्त्र में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है देखो रेशम का कीड़ा बनाने की प्रक्रिया दोबारा से एक बार देख लो। कोकून बना, कोकून से रेशम की रेलिंग नहीं है, ये रीलिंग है।
कोकून बना, फिर उससे कोकून को पानी में उबालने के बाद वो जो धागे जो तंतु थे वो अलग हो गए, उससे फिर धागा बनाया गया, उस प्रोसेस को बोला रेशम की रीलिंग। फिर सिल्क धागा बन गया, तो धागे से फिर क्या बन गया, रेशम का कपड़ा बन गया। ये प्रोसेसिंग होती है रेशम के कपड़े बनाने की। इसके प्रकार कैसे होते हैं, जो रेशम है वो कई प्रकार का होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है रेशम की, उसी के हिसाब से कोई सस्ता रेशम भी सिल्क होता है और महंगा सिल्क भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह के रेशम के कीड़ों से बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? शहतूत, टसर, एरी, मोगा, ये रेशम के प्रकार हैं और उसी के हिसाब से इनकी जो क्वालिटी और टेक्सचर है वो अलग अलग होता है। रेशम की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, ये एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया सबसे मजबूत तंतु है, सबसे मजबूत है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्टील की वायर जितनी स्ट्रेंथ होती है, इतना मजबूत होता है ये। और ये बहुत कोमल होगा, पहनने में बहुत कोमल होता है, चमकीला होता है। शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करने में ये एक नेचुरल थर्मल रेगुलेटर की तरह इसको माना जाता है। ये नमी को सोख लेता है और पहनने में भी बहुत आरामदायक होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो, कपड़े भी पहनते हैं हम इससे बनाए हुए, बेडशीट्स भी होती हैं सिल्क की, पैराशूट में यूज़ होता है ये, साइकिल के टायर बनाने में यूज़ होता है, और इसके साथ साथ जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी रेशम का प्रयोग किया जाता है। अब है सिल्क की खेती से स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखो, सिल्क की खेती करते हैं तो जो लोग सिल्क की खेती करते हैं वहाँ पर काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे पहले है कोकून की दुर्गंध से सांस लेने में तकलीफ होना। देखो, जब कोकून है एक तरह, वो क्या हो गया, एक तरह कीड़ा है, जानवर है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा है। जब उसको उबालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, अच्छी सुगंध तो आएगी नहीं, तो दुर्गंध ही आएगी। तो वो जो दुर्गंध आती है उससे सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा वगैरह की बीमारी भी हो जाती है। दूसरा क्या है, त्वचा से जुड़े इन्फेक्शन। जब कोकून वाले पानी में वो हाथ डालते हैं जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनसे उनको स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो सिल्क प्राप्त करने की जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म होती है। ये सारा हमने इसमें पढ़ लिया कि सिल्क कैसे बनता है, क्या उसका साइकिल है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका प्रयोग है, और सिल्क की खेती करने से क्या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये वीडियो, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, साथ ही इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।